दोस्तों बाल विकास के आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि विकास निश्चित क्रम में होता है परंतु उसकी गति भिन्न हो सकती है। कौन सा सिद्धांत बताता है? तो दोस्तों ये बताता है निरंतरता का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है और इसकी गति भिन्न हो सकती है, ये बात बताता है क्रमिकता का सिद्धांत। करेक्ट आंसर है बी वाला, इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, केफालोडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ये केंद्र से बाहर के विकास की ओर, सिर से पैर की ओर विकास, सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से सामान्य। दोस्तों केफालोडल जो सिद्धांत है ये सिर से पैर की ओर विकास से संबंधित है। इसे दोस्तों मस्तकोद्भवमुखी प्रक्रिया भी कहा जाता है, मस्तकोद्भवमुखी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत में विकास किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो दोस्तों ये केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत में ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता है, कि बाहर से केंद्र की ओर भी नहीं होता, यादृच्छिक भी नहीं होता। करेक्ट आंसर इसका बी वाला, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत में विकास। चौथा प्रश्न है, मोटर विकास का सही क्रम क्या है? दोस्तों मोटर विकास का सही क्रम क्या है? दौड़ना, बैठना, खड़ा होना, या बैठना, खड़ा होना, चलना, खड़ा होना, बैठना, चलना, या फिर चलना, बैठना, दौड़ना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बच्चा सबसे पहले बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है और उसके बाद चलना सीखता है। तो दोस्तों मोटर विकास में सही क्रम क्या है विकास का? तो सबसे पहले बैठना, फिर खड़ा होना और चलना। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आईएमपी पांचवा प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दर से विकसित होते हैं? कौन सा सिद्धांत बताता है? एकीकरण का, निरंतरता का, असमान विकास का, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग जो है अलग अलग दर से विकसित होते हैं? तो दोस्तों ये अलग अलग दर से विकसित होते हैं, ये असमानता का सिद्धांत बताता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला प्रश्न है दोस्तों, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस अवस्था में विकसित होती है? दोस्तों जीन पियाजे की यहाँ पर 4 अवस्था दी गई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये जो चारों अवस्था, इनमें से ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, यानी वस्तु स्थायित्व की अवस्था किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वस्तु स्थायित्व के जो गुण है दोस्तों, ये संवेदी गामक अवस्था यानी इंद्रजनित गामक अवस्था में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है पियाजे के अनुसार? तो वो है दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवस्था। जन्म से 2 वर्ष की दोस्तों ये संवेदी गामक अवस्था है, और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है दोस्तों, इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? दोस्तों आत्मकेंद्रिता जिसे कहा जाता है, ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? सेंसर मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल? कौन सी अवस्था की विशेषता है ईगोसेंट्रिज्म? दोस्तों पियाजे की ये जो 4 अवस्था है इनमें से कौन सा है? तो 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका है प्री ऑपरेशनल, इसका परफेक्ट आंसर है। ईगो आत्मकेंद्रिता की भावना जो है दोस्तों, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। 9वां प्रश्न है, संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? दोस्तों संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो पियाजे की यहाँ पर 4 अवस्था है। कौन सी अवस्था में होती है? सेंसर मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल? कौन सी अवस्था में संरक्षण की भावना सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों संरक्षण की बात की गई तो ये यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में संरक्षण यानी कंजर्वेशन की भावना सबसे अधिक होती है, इसकी अवधारणा सबसे अधिक विकसित होती है। 10वां प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का अर्थ क्या है? दोस्तों जेडपीडी का अर्थ क्या है सबसे पहले तो ये जाए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का अर्थ है जीरो परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, ये वाला नहीं है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दोस्तों करेक्ट आंसर है बी वाला, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का पूरा नाम है, और दोस्तों इसके अनुसार यही इसका फुल फॉर्म होता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसका ये गलत आंसर है, और ये वाला भी नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों जेडपीडी का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दोस्तों जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया गया था। 11वां प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे प्रभावशाली एजेंट कौन है? सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली एजेंट कौन होता है? विद्यालय होता है, परिवार होता है, मित्र समूह या फिर मीडिया?
क्या है इनमें से? तो दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली एजेंट होता है तो वो होता है हमारा परिवार। बच्चे का जो परिवार होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे प्रभावशाली एजेंट माना जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले 12वां प्रश्न है दोस्तों। 12वां प्रश्न, रोल टॉकिंग। रोल टॉकिंग क्या है? दोस्तों रोल टॉकिंग का अर्थ होता है दूसरों की जो भूमिका है उसे समझना, कि जो अवधारणा है उससे संबंधित होता है। दूसरों की भूमिका को समझना या दूसरों की बात को समझने की जो अवधारणा होती है उसे रोल टॉकिंग कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? तो जीन पियाजे से संबंधित है, मेडे से संबंधित है, मेड से संबंधित है, या फिर फ्रायड से संबंधित है, या स्किनर से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेड। मेड महोदय जो है इनके द्वारा रोल टॉकिंग की अवधारणा दी गई थी। करेक्ट आंसर इसका बी वाला प्रश्न है, सहकर्मी समूह प्री ग्रुप का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है? दोस्तों सहकर्मी समूह का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? कौन सी अवस्था में? दोस्तों सहकर्मी समूह जो है दोस्तों ये जो अवस्था होती है ये किशोरावस्था में होते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी वाला, सहकर्मी समूह का जो प्रभाव है सबसे अधिक किशोरावस्था में देखने को मिलता है। 14 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन करना, सामाजिक समायोजन? बिल्कुल, सामाजिक समायोजन करना सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य है। भावना नियंत्रण ये नहीं है, शारीरिक विकास भी। तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी। अगला है, अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित? दोस्तों अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से, बंडूरा से, पियाजे या थॉर्नडाइक? दोस्तों अनुकरण की बात की गई यहाँ पर, तो अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में अटैचमेंट का सिद्धांत किसने दिया? तो संवेगात्मक विकास में अटैचमेंट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? फ्रायड के द्वारा दिया गया, बोली के द्वारा दिया गया, पियाजे के द्वारा, या फिर स्किनर के द्वारा दिया गया? दोस्तों संवेगात्मक विकास में अटैचमेंट का जो सिद्धांत है ये बॉयली के द्वारा दिया गया। करेक्ट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न। दोस्तों शिशु में भय का विकास सामान्यतः कब होता है? बच्चा जो होता है उसमें भय का विकास कब होता है? तो दोस्तों भय का विकास कब होता है? जन्म के समय, 3 माह में, या 6 से 8 माह में, या 2 वर्ष? दोस्तों यहाँ पर संवेग है एक भय, और भय का विकास कब होता है? तो ये 6 माह से 8 माह का जो बालक है वो भयभीत होने लगता है, उसके अंदर भय का संवेग आ जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला, 6 से 8 माह के भीतर भय नामक संवेग विकसित होने लगता है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, सेपरेशन एंजाइटी किस अवस्था में सबसे अधिक देखा जाता है? दोस्तों ये जो सेपरेशन एंजाइटी जो है इसे वियोग या चिंता कहा जाता है। वियोग चिंता के नाम से इसे जाना जाता है। ये कौन सी अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ये जो सेपरेशन एंजाइटी जो होती है ये दोस्तों शैशवावस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ए वाला इसका परफेक्ट आंसर है। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भावनात्मक संतुलन का प्रमुख आधार क्या है? भावनात्मक संतुलन का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों? तो इसका वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, या इनमें से कोई? दोस्तों भावनात्मक संतुलन के बारे में यहाँ पूछा गया, तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही भावनात्मक संतुलन के लिए प्रमुख आधार माने जाते हैं। कैथेरिस का संबंध किससे है? दोस्तों कैथेरिस का संबंध किससे है? शारीरिक विकास से, भावनात्मक शुद्धि से, या सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, किससे है? दोस्तों कैथेरिस का अर्थ होता है भावनात्मक शुद्धि, तो इसका संबंध किससे? भावनात्मक शुद्धि से इसका संबंध होता है। करेक्ट आंसर है दोस्तों 20वें प्रश्न का, भावनात्मक शुद्धि कैथेरिस का संबंध होता है। दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए आपको सारे प्रश्न मुझे उम्मीद है कि पसंद आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, और अपने दोस्तों में जो भी भाई बहन टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।